Welcome back, my friends, for class 9th. Please listen. Today we start a new chapter named as gravitation. Okay, what do you mean by gravitation and gravitational force? How the term is gravity obtained? मतलब आज हम क्लास 9th के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत केयरफुली सुनिए, मजेदार चैप्टर है, मजा आने वाला है तुम्हें. ग्रेविटी वर्ड आया कहां से, मतलब क्या है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ना जाने कितनी बातों की बात करेंगे हम यहां पर आज. तो चलिए, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो प्लीज चैप्टर नाम डाल दें ग्रेविटेशन. ओके, सबसे पहला इसमें टर्म डाल दें ग्रेविटेशनल फोर्स. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करने वाला हूं मैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फर्स्ट पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल नाम डाल दीजिए आप लोग सभी लोग प्लीज. ग्रेविटेशनल फोर्स नाम डाल दें. अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, आपने कभी देखा कि कोई चीज अगर हम लोग ऐसे छोड़ दें तो अपने आप अर्थ की तरफ गिरती है? अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है. मतलब जो मासिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मासिव मींस दे हैव मास. ओके, जो मासिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को. यानी टू मासिव ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स. ध्यान रखना, जितने ज्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अपीयर होता है. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, हम लोग जनरली सेंस में अगर देखें तो हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में लेते हैं ग्रेविटी को. किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि अर्थ में हम है. ग्रेविटी जैसा फोर्स हर प्लेनेट पे है, हर स्टार के पास है. बात समझते हैं? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between two massive objects is called gravitational force. Is called ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी को ग्रेविटेशनल पुल भी हम लोग बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसका नाम? ग्रेविटेशनल पुल भी कह देते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया, जैसे सपोज करिए हमने टू ऑब्जेक्ट्स यहां पर बना दिए. वन ऑब्जेक्ट ये है, इसका एक कोई मास है m1 कह दो, इसको क्या बोल दो. और इसका एक सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास आप कह दो m2. डिफरेंट मास है. ये दोनों पास पास अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस कर दिए जाए, जैसे सपोज करो द सेपरेशन बिटवीन दीज आर, ये डिस्टेंस सेपरेशन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं. मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और चार्ज में भी रिपल. चार्ज में भी रिपल. ओके, तो ये अगर सेपरेशन आर बोल दिया हमने सपोज करिए, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा. ठीक है, फोर्स इनका, इसका नाम ए बोल दो, इसकी वैल्यू इसको बोल दो बी. तो हम यहां कहेंगे एग्जांपल में, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी. ये बात अभी फिलहाल लिख लो आप लोग इतना, फिर हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं. अब ग्रेविटेशनल फोर्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं. तो मैंने कहा दो मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, हम आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इनर्शिया के कंपेयर में बहुत लेस है. इनर्शिया की वजह से आप रेस्ट में बैठे हुए हो और मैं यहां हूं, हम एक दूसरे को एकदम घसीट नहीं पा रहे हैं. बट अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स हो जाएं तो ये फील भी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे मैग्नेट, तो आप जानते हो, दो मैग्नेट पास पास ले आओ, अट्रैक्ट कर लेते हैं, रिपल कर लेते हैं. देखा? वो तो इजीली महसूस होता है क्योंकि वहां मैग्नीट्यूड फोर्स का स्ट्रांग रहता है, इसलिए वो महसूस हो जाता है. लेकिन अगर आपने हाई टाइड या लो टाइड सुना है, कभी सुना है? हाई टाइड लो टाइड किसी ने सुना है? बच्चे ने कभी वर्ड सुना है? हाँ, हाई टाइड लो टाइड सी में आते हैं, ओशियन में आते हैं. उनकी पर्टिकुलर डेट्स होती हैं, पता है? उन डेट्स में मून और सन वगैरह हमारी अर्थ पे जो वाटर बॉडीज हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं भाई? अर्थ और मून के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा. अब इतनी बड़ी अर्थ तो नहीं घसीट के चली जाएगी,
लेकिन अर्थ के ऊपर जो पानी का लेवल है, वाटर है, ये अट्रैक्शन फील करता है, इसलिए ऊपर की तरफ उठता है। इसको हाई टाइड कहते हैं। जब ये अट्रैक्शन दूर, ये जिसकी डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन थोड़ा डाउन हो जाता है, तो ये फिर से नीचे चला जाता है। तो हाई टाइड या लो टाइड आना किसका रिजल्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट है। बात समझते हो? एग्जांपल है, आप कह सकते हो हाई टाइड एंड लो टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ये बात चाहो तो एग्जांपल में डाल सकते हो। अच्छा चलो, ये तो डाल लेना बाद में। अभी हम फिलहाल उठाने वाले वैल्यू जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका भी यूज होता है। मैं पीछे वैसे पढ़ा चुका हूं यूसीएम में, बट एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और करा देते हैं। आप एक नाम डाल लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मैं इस पे बात करता हूं। जैसे कि नाम को अगर आप पढ़ रहे होगे, सेंट्रीपिटल सेंटर वर्ड से बना, राइट? When any object moves on the circular path, please listen. When any object moves on the circular path, then a force of attraction acting toward the center. जैसे स्ट्रिंग में एक स्टोन बांध लो और ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड घुमाओ, सर्कुलर मोशन होगा। वो स्ट्रिंग अंदर की तरफ खींचेगा स्टोन को। ये जो फोर्स होगा उसको क्या कहेंगे आप? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें, when any object moves on circular path, then a force of attraction, एक्टिंग टूवर्ड, अट्रैक्शन ना लगाएं, बेटर लगेगा, बस इतना लिखना, सर्कुलर पाथ, देन अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला हो सकता है आप 9th क्लास में ना भी सिलेबस में हो, बट मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप लर्न कर लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² बाई आर। क्या होता है? mv² बाई आर। लर्न कर लो, 11th में तो है ही है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, सेंट्रीपिटल का इंट्रोडक्शन आप जान ही गए हैं। अब हम बात उठाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसका नाम है सबसे इंपॉर्टेंट यही आर्टिकल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो अब इस पे बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप 9th में पढ़ रहे हैं ना, ये दोबारा से आपको क्लास 11th में फिर पढ़ने को मिलेगा। इसलिए इसको फ्यूचर के हिसाब से तैयार कर लिया जाए कि हम 11th में भी सीखेंगे। सब लोग बहुत आराम से तैयार करिएगा, जितना पढ़िए उतना प्रिपेयर करिए, डे वन डे। डिले मत रखिए कि आप लिख दो, रखा, फिर देखेंगे जब एग्जाम होगा। ठीक है? आप अपना डेली का डेली प्रिपेयर करते जाओ, कभी स्ट्रेस नहीं महसूस होगा। अब सुनो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? प्लीज सुनिए। इफ देयर आर टू मासिव ऑब्जेक्ट्स, मासेस आप अपनी तरफ से जो भी नंबर लेट करना चाहो, मैंने इसे m1 और m2 लेट कर लिया। इफ देयर आर टू मासिव ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस r। r ये कितनी भी हो सकती है, इनफिनाइट तक काम करता है ये वाला फोर्स। ठीक है? अब इसके हम स्टेटमेंट पे जाते हैं, लॉ के स्टेटमेंट पे जाते हैं। ठीक है? तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से। When two massive objects, when two massive point object, और लगा ले वर्ड, when two massive point objects placed at some distance
then force of attraction acting between them। मेरी बात को फिर सुनना, अगर दो मास वाले कोई ऑब्जेक्ट्स हो उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। आपसे हो सकता कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट बात पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम तब कंसीडर करते हैं किसी चीज को जब डिस्टेंस बहुत लार्ज हो। जैसे अगर हम कहीं सन को बनाते हैं और अर्थ को बनाते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को बनाएं, तो जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इनकी रेडियस कैसी होती है? वेरी लेस, निग्लेजिबल। कैसी होती है भाई? एक बॉल है, बॉल का अपना रेडियस कितना होगा? सम मिलीमीटर्स, और उसको अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो निग्लेजिबल है कि नहीं है? तो बॉल कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमारा जैसे सिटी है, अगर मैप पे आप कहीं देखो, वर्ल्ड मैप पे या इंडिया मैप पे, तो कैसा दिखाओगे उसको? पॉइंट से शो करते कि नहीं शो? बताओ, क्या सिटी एक पॉइंट है केवल? एक्चुअल में नहीं, कंपैरिजन देखा जाता है। सिटी का खुद का मैप होगा तो तुम्हारा वहां घर पॉइंट की तरह काम करेगा। तो कंपैरिजन यहां पर डिस्टेंस और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जाती है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज निग्लेजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस, देन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर बात? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब होता है ऑब्जेक्ट का अपना जो साइज है वो डिस्टेंस जो कंसीडर होगी उसके सामने निग्लेजिबल हो। ओके, फिर आगे बढ़ता हूं, सुनिए। When two massive objects are kept at particular distance, then the force of attraction acting between them। इनके बीच में कैसा फोर्स काम कर रहा है? अट्रैक्शन। मैंने कहा था ना, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मुझे कर रहे हैं। फील नहीं हो रहा अलग बात है, हो रहा है लेकिन फोर्स लग रहा है हम लोग के बीच में। किस पर डिपेंड करेगा? अब सुनना, बहुत आराम से सुनना, नोट बाद में करना, कोई जल्दी नहीं है। Some distance, then force of attraction acting between them। फर्स्ट पॉइंट सुनना, डायरेक्टली proportional to product of their masses। यानी कहने का मतलब समझना, जो फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन का वो डायरेक्टली होगा किसके? मास के प्रोडक्ट्स के। भाई दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास हमने क्या लेट किया बताओ? एक m1 एक m2, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? m1 m2। उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जानते हैं आप लोग? डायरेक्टली मतलब होता अगर कोई वैल्यू एक बढ़ रही है तो साथ में दूसरी चीज भी इंक्रीज करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली। जैसे कॉस्ट प्राइस बढ़ जाए किसी चीज का तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अपने आप बताओ कि कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब हीट भी बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। बोलो भाई, डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ेगा। बोलो, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर इनमें से कोई एक चीज बड़ी हो जाएगी, बिग हो जाएगी, तो फोर्स भी बिग हो जाएगा। तो यानी जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट्स का उतना ज्यादा उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यही तो मैं समझा रहा था कि हमारा आपका मास बहुत छोटा है, कम है एज कंपेयर टू, तो हम लोग के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन अर्थ के सामने अगर देखा जाए तुम्हारा मास, तो तुम्हारा तो छोटा है लेकिन अर्थ का तो हैवी है ना, दोनों में एक का तो बहुत ज्यादा है। तो हम लोग अर्थ के साथ अट्रैक्शन महसूस करते कि नहीं करते हैं? आप कोई चीज ऊपर फेंकिए तो क्या स्पेस में चली जाएगी? क्या इजिली? क्या चली जाएगी बताओ? अच्छा, क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। यानी उन दोनों के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है सफिशिएंट, तभी तो बाहर नहीं भाग पा रहे हम लोग, अर्थ के साथ चिपके हुए हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, मास दोनों में किसी का भी काफी ज्यादा हो तो ये फील होने लगता है, जैसे अर्थ के साथ फील होता है। आप देखो बॉल वगैरह फेंको, बॉल का जरूर छोटा है लेकिन अर्थ का तो बड़ा मास है। प्रोडक्ट दोनों का लेना होता है एक साथ, तो अर्थ के प्रोडक्ट से जब हम अपने बॉल का प्रोडक्ट करें तो एक काफी बड़ा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, अर्थ का मास कितना होता है किसी को पता है? मैं बता देता हूं, नहीं तो बाद में तो हमसे पूछोगे सर ये ना पूछना हमने निकाला कैसे। मेरे पास तराजू बड़ा सा था, हमने अर्थ को रख के उसमें तौला है। इसका मास होता है, ध्यान रखिएगा, 6 × 10⁻24 kg। कितना होता है? अर्थ का मास कितना होता है? शॉर्ट में उसको सिंबल क्या बनाते हैं? ME फॉर अर्थ, E फॉर अर्थ, M फॉर मास। तो मैंने पहली बात समझा दी आपको, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब सेकंड पॉइंट सुनिए, इट इज मतलब कौन? फोर्स।
फोर्स की बात हो रही, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली तो जानते हो, आप समझ गए होगे। इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन। अगर सप्लाई बढ़ जाए, ध्यान रखना किसी चीज की, तो प्राइस डाउन हो जाते हैं। खरीदार कम हो, मार्केट में सामान ज्यादा हो जाए तो प्राइस डाउन हो जाएंगे कि नहीं बताओ। परचेजिंग ज्यादा करने वाले हो, सप्लाई कम हो जाए, इस समय टमाटर के साथ क्या हो रहा है, आ रहा है कम मार्केट में, चाहिए सबको, रेट बढ़ गए। ये इनवर्स होता है, इनवर्स रिलेशन। काम करने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे तो टाइम कम लगेगा कि नहीं बताओ, उल्टा रिलेशन। काम करने वाले कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा किसी काम को पूरा करने में। तो इनवर्सली का मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ऐसे समझना थोड़ा, F जो होगा 1/r के स्क्वायर होगा। डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। डिस्टेंस जितनी बढ़ा दोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। मून और अर्थ काफी दूर हैं अपने आप से, एक दूसरे से। बोलो, अट्रैक्शन तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि मून पट्ट से गिर पड़े आके अर्थ के ऊपर, इतना है क्या बताओ, इसलिए वो वहां पर है। अगर वो बाय द वे घसीट लाएं किसी तरह थोड़ा और पास में, जितना क्लोजर लाओगे उसकी स्क्वायर टाइम फोर्स बढ़ेगा, और थोड़ा और अंदर ले आओ घसीट के तो कूद पड़ेगा अर्थ के ऊपर धड़ाम से। बात समझते हो? तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, वो भी स्क्वायर टाइम। डिस्टेंस अगर हाफ कर दोगे तो 4 टाइम बढ़ जाएगा फोर्स। डिस्टेंस अगर 1/3 हो जाएगी तो फोर्स 9 टाइम ग्रेटर हो जाएगा। या इसका उल्टा सोचो, डिस्टेंस डबल हो जाएगी तो फोर्स 1/4 टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रिपल हो जाए तो फोर्स 1/9 टाइम, स्क्वायर टाइम। इन दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं। देखो हमारे पास 2 फैक्ट आ गए, देखो आप ध्यान से देखो, देयर आर 2 फैक्ट्स, इनको कंबाइन कर दो। कंबाइन बोथ फैक्ट्स, ध्यान से सुनते जाना फिर नोट आराम से कर लेना। कंबाइन बोथ फैक्ट्स, दोनों बातों को कंबाइन कर दो। तो देखो एफ तो दोनों में एलएचएस में है, देखो एलएचएस एफ इन बोथ, एफ और ये प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ दोनों में। देखो ये मासेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली है और डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली है। अगर हम इनको चाहे तो ऐसे नहीं कंबाइन करके लिख सकते, दोनों बातों को अलग अलग ना बोलते, एक साथ बोलते तो ऐसे लिखते कि नहीं लिखते बताओ? तो फिर अच्छा, तुमने ये कभी सुना है प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट डालते, ये जानते हो आप लोग? अगर ना जानते हो तो याद कर लो, अगर कभी कहीं प्रोपोर्शनल साइन हटा रहे हैं आप तो एक कांस्टेंट डालना होता है, और अगर आप कांस्टेंट रिमूव कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल आ जाता है। यहां प्रोपोर्शनल हटाता हूं मैं तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ग्रेविटेशनल के लिए न्यूटन ने एक कैपिटल जी का कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब हमारा रिजल्ट देखो क्या आया भाई जी, सब लोग बहुत आराम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन में तुम ये आर्टिकल तैयार कर लेते हो समझ लो तुम्हारा फीस वसूल है पूरी, ठीक है। तो हमारा फोर्स का जो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला बना, वो क्या बना, F इक्वल टू G(m1 m2 r²). अब तुमसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज G, ये G क्या है? वेयर कैपिटल G, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्सल वर्ड क्यों आया पता है इसका? इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती है, पूरी यूनिवर्स में सेम रहती है। ये ऐसा कांस्टेंट है, अर्थ पे जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी मून पर भी है, वही वैल्यू इसकी सन पर भी है, वही वैल्यू इसकी टाइटन पर भी है, वही वैल्यू इसकी यूरोपा में भी है। मतलब कहीं आप चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाओ, गैलेक्सी टू गैलेक्सी चेंज कर जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू वेरी नहीं करती है। और वो होती कितनी, जरा इसकी वैल्यू भी समझ लो। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, सभी लोग लर्न करने वाला पॉइंट है। 6.67 10⁻⁻11 यूनिट जरूर याद कर लेना, अगर कभी कहीं कोई पूछ दे आपसे एडिशनल में कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ओके, आया कैसे की यूनिट अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले ये बात तो लर्न कर लो कि हेनरी कैवेंडिश ने, ये साइंटिस्ट का नाम है,
इन्होंने फाइंड किया है कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 होती है। ये यूनिट कहां से बना दिया मैंने, इसके लास्ट में देखो, तो इस फार्मूले से समझना प्लीज। अगर हम कभी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करना चाहें तो हमको फार्मूले में थोड़ा रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं बताओ, एफ आर स्क्वायर m1 m2 कहां जाएगा, डिवाइड में। देखो जरा ध्यान से। अच्छा फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है कि नहीं होती बताओ भैया। अच्छा डिस्टेंस का स्क्वायर है ना ये, और डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बना कि नहीं बना। और मास है 2 बार देखो m1 m2, तो केजी मिलके क्या बन जाएगा केजी स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूले से बनाया मैंने यूनिट। अगर भूल भी जाना तो फार्मूला लर्न होगा, इससे निकाल सकते हो यूनिट। क्लियर इतनी बात। बस 2-3 प्रॉपर्टीज और लिखाना चाहता हूं, इसी में अगला पॉइंट डाल दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनिए जरा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी सुने प्लीज, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप के फोर्स होते हैं। कितने, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। उनके नाम तुम लोग सुन लो, वो अलग से लिख लेना रफली, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, नाम सुन लो सबके। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपसे कभी कोई पूछ देता हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस, तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ध्यान नाम सुन लीजिए। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला नाम क्या इसका है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सेकेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्जेस के बीच में काम करेगा, मैग्नेट के बीच काम करेगा। थर्ड होता है वीक इंटरेक्शन। क्या होता है, वीक इंटरेक्शन। ये लिख लेना अपने पास, रफ में लिख लेना या साइड में कहीं लिख देना। और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये 4 फोर्सेस हैं। यही 4 फोर्स आपस में मिल करके दुनिया भर के जितने फोर्स बने सब बनते हैं। ओनली 4 फोर्सेस आर फंडामेंटल। ओके, ये मैं बात कर रहा था अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की। इन 4 में से सबसे वीक अगर फोर्स है कोई तो कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। इससे वीक कोई फोर्स ही नहीं है, पहली प्रॉपर्टी है, लिखो। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, ये लॉन्ग रेंज तक काम करता है। देखो अर्थ, मून, सन, सैटेलाइट्स, ये सब एक दूसरे अटैक कर रहे होते हैं, तो इसकी रेंज अगर पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, लॉन्ग रेंज या इनफाइनाइट रेंज। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज या इनफाइनाइट रेंज फोर्स, इनफाइनाइट रेंज फोर्स। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी सुन लीजिएगा, ये फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बिटवीन अगर कोई मीडियम हो भी तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, प्रेजेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ओके, फोर्थ नंबर डाल दो, इट डिपेंड्स ऑन मासेस। किस पर डिपेंड करता है बताओ, डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक और बात, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। इनवर्स स्क्वायर मतलब 1/r स्क्वायर होता कि नहीं होता बताओ। इट होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी इसको चाहो ब्रैकेट में F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर लिख दो, इसको होल्ड करता है ये। 5 प्रॉपर्टी वैसे बहुत है, फिर भी मेरा मन एक दो और लिख देता हूं। इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। अगली प्रॉपर्टी, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा होता है ये, अब ये सब बातें हम आगे बताएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है इन पे डिस्कस करेंगे, पहले नाम समझ लो, ये नोट कर लो फटाफट।